आज का एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है इंडिया लॉन्चेस निसार सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट है इसके की पॉइंट्स मैं बता दूँ। निसार सैटेलाइट लॉन्च जो है इसका फुल नेम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट, दैट इज़ द निसार सैटेलाइट है। डेट ऑफ लॉन्च दैट वाज ऑन 30 जुलाई ऑन वेडनेसडे। लोकेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एंड रॉकेट जो यूज़ हुआ था वो GSLV F-16 रॉकेट यूज़ हुआ था। मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड एग्रीकल्चर लैंड। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इट? मिशन लाइफ जो है 5 years की। टेक्नोलॉजी यूज्ड वाज स्वीपसार टेक्नोलॉजी। एंड कैपेबिलिटीज़ क्या है? ऑल वेदर डे एंड नाइट डेटा कलेक्शन, स्कैनिंग अर्थ with a swath of 242 km, high spatial resolution, detect small changes on Earth's surface, example ground deformation, ice sheet movement, vegetation dynamics, etc. Collaborations, joint venture between NASA, that is National Aeronautics and Space Administration, and ISRO, Indian Space Research Organization. और दूसरा फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। एप्लीकेशंस क्या हैं जो कि हमने पहले भी बता दिए बट फिर से बता दूं। नेचुरल डिज़ास्टर्स को ट्रैक करने के लिए बेसिकली, ताकि फास्टर रिस्पॉन्स हो सके टू अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। एग्रीकल्चरल मैपिंग के लिए, फॉर मैपिंग द फार्मलैंड एंड इम्प्रूविंग द क्रॉप आउटपुट। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग करने के लिए, फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइडिंग डिसीजन मेकर्स विद टूल्स फॉर बेटर मैनेजमेंट। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल डायनेमिक्स, वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ आइस शीट एक्सेट्रा। टेक्निकल डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सैटेलाइट जो है इसका वेट 2392 किलोग्राम्स है। ऑर्बिट करता है, सन सिंक्रोनाइज्ड है इसका ऑर्बिट, इंश्योरिंग कांस्टेंट सनलाइट फॉर कंसिस्टेंट डेटा कैप्चर। डेटा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड्स 12 डे इंटरवल्स, हर 12 घंटे के इंटरवल पे डेटा प्रोवाइड करेगा एवरी 12 आवर्स। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है? अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, ये ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। कि सबसे पहले ये इंडिया की पोजीशन जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में और साइंटिफिक रिसर्च में स्ट्रेंथन करेगा। दूसरा, इट विल इन्हांस द कैपेबिलिटी ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रॉबेबल क्वेश्चंस, सबसे पहले तो निसार के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या है, की ऑब्जेक्टिव्स क्या है। Then explain technological advancement associated with NISAR. Discuss the collaborative efforts between NASA and ISRO in space explorations. How does the NISAR satellite help in disaster management and agriculture? What is the importance of NISAR satellite for India's space program? So इस तरीके के questions indirectly आ सकते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछेगा बट इनडायरेक्टली आपसे घुमा फिरा के पूछ लेंगे। सो आप अगर इस पर नोट्स बना लेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में ये फैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रम्प्स 25% टैरिफ पेनल्टी टू हिट इंडिया फ्रॉम टुमारो। 1 अगस्त की डेडलाइन दी थी, ये हम सबको पता है और ये मैंने अपने पास्ट की वीडियोस में भी डिस्कस किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं ये दिया क्या है। बेसिकली US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो 25% तक जो टैरिफ है वो इंडिया पे इम्पोज करेंगे, विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम August 1, 2025, citing India's continued purchase of military equipment from Russia। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली मिलिट्री इक्विपमेंट्स रशिया से परचेज़ कर रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये पेनल्टी के तौर पे इसे लगाया जा रहा है। सो दिस मूव इज़ लेबल्ड एज अ पेनल्टी एंड इज़ एम्ड एट प्रेशराइजिंग इंडिया टू रिड्यूस इट्स इकोनॉमिक टाइज विद रशिया। अब क्यों US चाहता है, ये हम सब जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो नाटो स्टेट्स में इंक्लूड होना चाहता है। अब क्योंकि अगर नाटो स्टेट्स में यूक्रेन अगर इंक्लूड हो गया तो कहीं ना कहीं उससे रशिया को लॉस है। सो दैट इज़ वाई US रशिया के अगेंस्ट है और चाहता है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं उससे परचेज़ ना करे रशिया से। सो ट्रम्प क्रिटिसाइज इंडियाज़ हाई इम्पोर्ट टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स, कॉलिंग देम among the highest in the world and strenuous and obnoxious. The US and India have been in bilateral trade negotiations since February 2025 with hopes of concluding a comprehensive agreement by the fall.
So there was also an effort to reach a mini deal to reduce prior tariffs imposed by Trump in April, but that may no longer materialize due to the recent escalations. So US Census Bureau data shows India is among the top exporters to the US in pharmaceuticals, machinery and precious stones. अब आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप ये जो ग्राफ है इसको आप अगर देखोगे, ये दिखाता है इंडिया के जो टॉप 5 एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस बिटवीन जनवरी एंड मई 2025। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल मशीनरी का है, देन न्यूक्लियर मशीनरी है, फार्मास्यूटिकल्स भी है, एंड पर्ल्स एंड प्रेशस मटेरियल्स हैं, देन साथ में मिनरल फ्यूल्स भी हैं. So the US Census Bureau data shows that India is among the top exporters to the US in pharmaceuticals, machinery and precious stones. The sudden tariff hikes threatens to disrupt this trade, further complicating geopolitical tensions amid the ongoing Russia-Ukraine war. India's Commerce Ministry stated it will take necessary steps to safeguard the national interest. However, the specifics of the additional penalty remain unclear. So यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव पे इम्पॉर्टेंट है, और इसका सबसे ज़्यादा इंडिया पे क्या असर पड़ने वाला है, एंड हाउ इज़ इंडिया गोइंग टू डील विद इट. सी, मैंने ऑलरेडी प्रॉबेबल क्वेश्चंस अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए, बट फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है that analyze the implications of US tariff penalties on India's foreign trade policy and strategy autonomy. दूसरा ऐसे आ सकता है discuss how India can balance its defense partnership with Russia while strengthening economic ties with the United States. Next आपका टॉपिक है UN reports mention of TRF a boost to anti-terror drive. इंडिया का जो ग्लोबल कैंपेन रहा है अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि देयर शुड बी एन इंक्लूजन ऑफ टेरर द रेजिस्टेंस फ्रंट, दैट इज़ TRF, in the recent report of a counter-terror committee of the United States National Security Council's official said. So India has described TRF as a front of Lashkar-e-Taiba. Basically अगर मैं बात करूँ बैकग्राउंड की, तो ये एक रिप्लेसमेंट है लश्कर-ए-तैयब का, and had accused it of carrying out the Pahalgam attack that killed 26 civilians on April 2022. The monitoring team of 1267 Sanctions Committee, which chronicles global terror groups for international punitive actions, published its report on July 24. A technical team sent by India to UN to convey its position on cross-border terrorism has reached out to the monitoring team. So in this report, the team noted that TRF had taken responsibility for the attack in पहलगाम. अब क्योंकि TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और कहीं ना कहीं ये लश्कर-ए-तैयब का रिप्लेसमेंट भी है, सो इसीलिए इसको ज़रूरी था वहाँ पर एक बैन कराना, फंडिंग बैन कराना. सो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी इंडिया का कैंपेन चला है, जहाँ पर इंडिया ने अर्लियर फाउंड किया था सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स विद द US डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग TRF एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिकली डेसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑन July 17. अब इसमें जो आपका आता है इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपका मेंस पर्सपेक्टिव से जो टेररिज्म है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो आ जाता है. उस पर आप देख लीजिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चंस भी कुछ पूछे गए हैं तो आप उस पर देख लीजिएगा कि क्या आप किस तरीके से नोट्स कंसेप्चुअल बेसिस पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और इंडिया की प्रैक्टिकल प्रिपेयर्डनेस विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या होना चाहिए. उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इंडिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियाज़ पुलिस मस्ट गेट आउट ऑफ द डर्टी हैरीज शैडो. डिस्कस करते हैं है क्या ये. अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, हमने देखा था कि पहले भी ये न्यूज़ में कवर अप हुआ था कि कस्टोडियल वायलेंस से जो डेथ है इंडिया में बाय द पुलिस फोर्सेस, उस चीज़ को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है. सो बेसिकली एडिटोरियल जो है ये क्रिटिसाइज़ करता है द कल्चर ऑफ कस्टोडियल वायलेंस इन इंडिया. सो this talks about drawing parallels with fictional vigilance cop Dirty Harry.
ट्रिगर्ड बाय कस्टोडियल डेथ ऑफ अजीत कुमार 2024 और 22-year-old इन तमिलनाडु। ये क्योंकि अब ये इंसिडेंस हो चुका था, एक मतलब 22-year-old का एक तमिल में लड़का था जहाँ पर उसकी डेथ हो गई थी, कस्टोडियल डेथ हो गई थी इन 2024। तो उस चीज़ को लेकर एक हाईलाइट यहाँ पर पूरा टॉपिक चल रहा है। और इसलिए भी क्योंकि पुलिस वालों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, और अगर केसेस रजिस्टर भी होते हैं तो उसे क्लियरली उसमें प्रॉपर एफआईआर नहीं होती, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द पुलिस फोर्स। इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, कोर्ट तक केसेस भी बहुत कम जाते हैं, और अगर कहीं गए भी तो उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन ना दिया हो, या वो बच निकलते हैं कहीं ना कहीं से फेक प्रूफ दिखा के। सो की इश्यूज़ क्या यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी। टॉर्चर को देखा गया है ऑफन एज अ मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द कन्फेशंस और अचीव क्विक रिजल्ट्स। सो इंडिया में रिपोर्ट किया गया था अराउंड 2000 से भी ज़्यादा कस्टोडियल डेथ्स पाई गई हैं बिटवीन 2018 to 19 एंड 2022 to 24। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं उसमें हाईएस्ट केसेस में जो स्टेट्स आ जाते हैं, सबसे पहले यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, वेस्ट बंगाल आता है, तमिलनाडु आता है। अब विक्टिम्स कौन कौन से होते हैं? मेजर जो टारगेट विक्टिम्स होते हैं ना, वो दलित्स होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, या माइग्रेंट लेबर्स हो गए, आपके माइनॉरिटीज़ हो गए, हाईलाइटिंग द स्ट्रक्चरल इनजस्टिस। तो ये आपके मेन जो टारगेट्स होते हैं। पुअर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहता है। अब बेसिकली बात की जा रही है कि शुरू कहाँ से होता है, तो शुरू यहाँ से होता है कि 90% ऑफ द पुलिस पर्सनल दे आर पब्लिक फेसिंग कॉन्स्टेबलरी विथ मिनिमल ट्रेनिंग। उसकी वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रहती है, प्रेशर रहता है फॉर इमीडिएट रिजल्ट्स, एंड पुअर ओवरसाइट इनेबल कस्टोडियल टॉर्चर। सो डिसिप्लिनरी एक्शंस आर रेयर एंड कन्विक्शंस इवन रेयरर। इवनली जो सीनियर्स होते हैं वो भी बातों को छुपा ले जाते हैं। अब लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट एंड लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है अगेंस्ट द कस्टोडियल डेथ टॉर्चर केसेस के बारे में। सो इंडिया साइंड बट हैज़ नॉट रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अब एग्जिस्टिंग लॉज की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी इनसफिशिएंट टू प्रिवेंट द कस्टोडियल अब्यूज़ इनइफेक्टिवली, लाइक CRPC, IPC एक्सेट्रा। ग्लोबल रिसर्च एंड एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो स्टडीज़ एग्जाम्पल जो रेड क्रॉस की है, CIA केसेस की है, वो बताती है कि टॉर्चर ईल्ड्स अनरिलायबल कन्फेशंस। सो UK's पीस मॉडल्स ऑफ नॉन कोअर्सिव इंटरोगेशन रिकमेंडेड। US post 9/11 torture methods found ineffective and were being disbanded after the backlash. So what are the recommendations or the way forward given over here in this article? सबसे पहला कि पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए। उन रिफॉर्म्स में क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो पुलिस की ट्रेनिंग है उसे रीसेट करना चाहिए और एक फोकस देना चाहिए ऑन ह्यूमन डिग्निटी। दूसरा, रिप्लेस फियर बेस्ड टैक्टिक्स विथ प्रोफेशनलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी बात आती है, रेक्टिफाई द UN कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर। दूसरा, इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ लॉ कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट। अब कल्चरल शिफ्ट की भी रिकमेंडेशंस हैं, जहाँ पर बोला जाता है दैट देयर शुड बी शिफ्ट फ्रॉम डर्टी हैरी स्टाइल पुलिसिंग टू शर्लॉक होम्स अप्रोच, एनालिटिकल, एथिकल एंड एविडेंस बेस्ड। अगर हम प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला ऐसे आ सकता है दैट कस्टोडियल टॉर्चर रिमेन्स अ ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, डिस्कस द लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। दूसरा ऐसे आ सकता है, सजेस्ट रिफॉर्म्स टू professionalize policing in India while ensuring accountability and human dignity. India has signed but not ratified the UN Convention Against Torture. Critically analyze the implications of this. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्योंकि पुलिस एथिक्स से रिलेट करता है, इसीलिए एथिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, जो पेपर है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्पेक्टिकल, प्राइवेसी एंड शेयरिंग इन द डिजिटल एज। अब ये एडिटोरियल जो है इसका मेन फोकस है अबाउट द वायरल इंसिडेंट एट अ कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट वेयर अ लाइट हार्टेड कैमरा फोकस ऑन 2 individuals
later identified as company executives, led to a digital media storm, job resignations, and widespread moral commentary. So, this incident underscores deeper issues around privacy, digital spectatorship, and media ethics. In today's digital age, platforms amplify emotions, content for engagement, often at the cost of truth and accountability. Incidents like Delhi Metro couple video and the Coldplay episode reveal how surveillance culture, fueled by the algorithms, blurs the lines between private moments and public spectacles. The rise of contextual integrity is highlighted, where content is shared outside its intended context, distorting the narratives. Moreover, misinformation, lack of verification, and sensational dominant digital discourse, challenging traditional journalism and human dignity. The article calls for better digital literacy, platform accountability, and ethical framework to ensure responsible content sharing and protect individual privacy in an age of viral visibility. अब यहाँ पर जो बात हो रही है इस आर्टिकल में, मैं आपको सीधी बात बताऊँ कि एक कॉन्सर्ट था जहाँ पर दो कपल्स जो हैं प्राइवेट मोमेंट्स दे वर शेयरिंग, और उसको लोगों ने कैप्चर करके कहीं ना कहीं शेयर कर दिया था उनके प्राइवेट मोमेंट्स को इंटरनेट पे. सी लीगली लॉफुली तो ये गलत है ही है, बट कहीं ना कहीं ये एथिकल कंसर्न्स भी लाता है, उसके साथ साथ एक कल्चरल स्क्रूटिनिटी भी लाता है. सो दोनों चीज़ें बैलेंस करके आप एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा इस पर, क्योंकि आप कन्फाइंडली कल्चर को नहीं कर सकते हो कि दीज थिंग्स शुड बी प्राइवेट और दीज थिंग्स शुड बी इन अ रूम और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, आप क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं एक एथिकल बेसिस पे एक ओपन माइंडेड आंसर आपको रखना पड़ेगा, तभी कमीशन आपका आंसर एक्सेप्ट भी करेगा. बिकॉज नैरो माइंडेड लोगों की जगह कमीशन में नहीं होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट्स अ पर्सनल व्यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट यूपीएससी डिमांड्स. सो ये जो बेसिकली दिल्ली मेट्रो में ये सब जो हरकतें होती है, लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे वायरल कर देते हैं. लीगली दिस इज़ रॉन्ग एंड देयर शुड बी सम एक्शन टेकन अगेंस्ट देम. बट येस, देयर शुड ऑल्सो बी द एथिकल कंसर्न्स अमंग द कपल्स कि वो इस तरीके की हरकत पब्लिक में ना करें. बट येस, आप ये पॉइंट्स को जो है कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड वे में रिप्रेजेंट करिएगा, ताकि आप अपने विचारों को भी रख सके और कहीं ना कहीं एक ओपन माइंडेडनेस भी शो कर सके, क्योंकि यूपीएससी नैरो माइंडेड पीपल को नहीं सेलेक्ट करता है. तो ये आपको ध्यान देना है. सो ओवर हियर इट इज़ अबाउट द कॉम्पिटिशन, इट इज़ अबाउट द एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट अबाउट योर पर्सनल व्यूज़, नॉट एट ऑल. नेक्स्ट आपका है अरेस्ट एंड अनरेस्ट. कम्युनल एजेंडा इज़ बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ नन्स फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग. अब यहाँ पर जो कंटेक्स्ट आता है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है. ये एडिटोरियल जो है बेसिकली डिस्कस करता है अबाउट द कंट्रोवर्शियल अरेस्ट ऑफ 2 कैथोलिक नन्स, सिस्टर प्रीति मेरी एंड वंदना फ्रांसिस, by the Chhattisgarh police on the charges of human trafficking and forced conversions. So the arrest occurred after they escorted 3 tribal girls to Agra for job opportunities and were apprehended following a complaint from the Bajrang Dal member. So they were charged under the Chhattisgarh Freedom of Religion Act 1968 and the BNS Bharatiya Nyaya Sanhita for trafficking. Despite the girls stating they had consented and no conversion occurred, the police proceeded with the case. So the arrests have drawn sharp criticism across the political and religious groups, including protests from the opposition MPs, the Catholic Church and civil society organizations. अब ये जो एडिटोरियल है बेसिकली कनेक्ट्स दिस इंसिडेंट्स टू अ लार्जर पैटर्न ऑफ रिलीजियस पोलराइजेशन and growing hostility towards the Christian missionaries, especially in the tribal dominated areas like Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. It highlights how anti-conversion laws are often misused to criminalize interfaith marriages and conversions through voluntary choices. The tribal Christian-Hindu tension is intensifying with Hindutva groups backed by the RSS pushing. So now this has taken a political agenda. सो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे होना चाहिए, और जो भी फंडामेंटल राइट्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस, जो भी लॉज हैं उस पर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल रिसर्च कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू बेसिस पे अपना एक आंसर भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इस तरीके से जो इंसिडेंसेस होते हैं उसमें इंडिया को या स्टेट पुलिस ऑफिसर्स को
किस तरीके से डील करना चाहिए. So human trafficking is the main focus and also religious conversions. Yes, religious conversion भी है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन की यहाँ पर बात आ जाती है, फंडामेंटल राइट्स का ये टॉपिक है, तो आप इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर नोटिफाई सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग स्टेट DGPs विद डिटेल चेकलिस्ट. अब यहाँ पर जो बात की जा रही है, इट इज़ अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट जिसने नोटिफाई किया है सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग द स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दैट इज़ द DGPs विद डिटेल चेकलिस्ट. अब ये जो डायरेक्शन है ये आता है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट फॉर ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स. उसके तहत ये लागू किया गया है. की फीचर्स ऑफ द सिस्टम क्या है? सबसे पहले स्टेट्स को सबमिट करना पड़ेगा प्रपोजल एटलीस्ट 3 months बिफोर द इनकम्बेंट DGP's रिटायरमेंट. सो अगर जो यानी प्रेजेंट DGP है उसका जो रिटायरमेंट है तो 3 महीने पहले ही उससे जो भी प्रपोजल है उसको सबमिट करना पड़ेगा सेंटर को. प्रपोजल मस्ट कंटेन अ चेकलिस्ट और एंड जस्टिफिकेशन फॉर द नेम्स, यानी जो भी उनके कार्यकाल में जो भी उन्होंने काम किया था, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब मेंशन करना होगा. सो द लिस्ट मस्ट हैव एटलीस्ट 5 एलिजिबल ऑफिसर्स. UPSC will shortlist 3 officers from the list of state selection. Eligibility conditions की अगर मैं बात करूँ, officers must be of Director General rank, minimum 6 months of residual service before superannuation and should not be below the rank of additional DGP. ये conditions हैं. Significance क्या है? ये ensure करेगा transparency को, reduces political interference and aims at professionalizing police leadership at state level. See, अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि ये अगर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करेगा. वाई द रीज़न इज़ कि all of them are influenced by political leaders and ultimately it is the center who is going to put on the stamp and all everything. So I don't think so that this is going to help anymore. Anyways, this is a topic so I covered it. अब UPSC रिलेवेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका गवर्नेंस आ जाता है, पुलिस रिफॉर्म्स आ जाते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस आ जाते हैं. UPSC का जो नाम आया है यहाँ पर, तो UPSC में क्या फंक्शंस हैं कमीशन के, और जो भी कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, क्या टेन्योर रहता है उनका, दैट इज़ टर्म ऑफ ऑफिस, ये सब आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एट बायलैटरल मीटिंग इंडिया UAE अग्री टू एलिवेट डिफेंस टाइज. अब इसका कंटेक्स्ट मैं आपको बता दूं. इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम India and United Arab Emirates, that is UAE, they have concluded a second India UAE Defence Consultative Group DCG meeting in New Delhi. So India and United Arab Emirates, they have reaffirmed their commitment to strengthen the bilateral defence cooperation during the 13th India UAE Joint Defence Cooperation Committee JDCC meeting are held at the secretary level for the first time in New Delhi on Wednesday. The two sides have agreed to elevate defence ties to match the growing momentum in areas such as trade, investment and social relations and defence ministry. So the meeting was chaired by Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and the UAE Under Secretary of Defence Lieutenant General Ibrahim Nasser, who is leading a high-level defence delegation on a 2-day visit to India. So the two sides agreed to enhance military training, cooperation and discuss their respective training requirements. So India has offered to provide customized training courses tailored to UAE's need. They also agreed to cooperate on maritime security through real-time information sharing, the Defence Ministry said. So both the countries agreed to pursue joint manufacturing initiatives, including models similar to the collaboration between ICOM, that is India, and Caracal, UAE, for small arms production. So this was the bilateral agreement.
अब ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट आपका है लोकसभा पासिस रेजोल्यूशन टू एक्सटेंड प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉर 6 more months। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, प्रेसिडेंट चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिटेल्ड फॉर्म में लिखा है, कितने बार आप क्या कहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या इस पर कोई लिमिटेशंस हैं प्रेसिडेंट रूल पे या नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए पूरा एकदम कंसेप्चुअल बेसिस पे, क्योंकि यूपीएससी आजकल कंसेप्चुअल बेसिस पे ही फोकस कर रहा है। DGCA audit finds 19 critical safety breaches by Air India. Regulator says high number of findings in normal and reflect scale of operations, not any usual lapse. With 300 planes, the airline group had 74 level 2 findings. Indigo with 419 aircraft had 23. सो अब ये जो इंसिडेंट्स हुआ है उसके बाद DGCA जो है वो कहीं ना कहीं सतर्क हो गया और ये ऑपरेशंस कैरी ऑन हो रहे हैं। सो दिस इज़ इन रिलेशन टू द एविएशन सेक्टर एंड द सेफ्टी नॉर्म्स विच शुड बी फॉलोड बाय द एविएशन सेक्टर। अब आपको इस पर क्या करना है, आपको इस पर कंसेप्चुअल नोट्स बनाने, किस तरीके से बनाने हैं। आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एविएशन जो DGCA है उसका रोल क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एविएशन सेक्टर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए जो एविएशन मिनिस्टर हैं वो किस, उनके अंडर में ये DGCA आते हैं या अलग से काम करते हैं। देन व्हाट आर द सेफ्टी कंसर्न्स इन एविएशन सेक्टर। सो इस तरीके से आप अगर एनालिसिस बेसिस पे एक कंसेप्चुअल नोट्स बनाएंगे तो ये आपके लिए ही बेटर रहेगा, बिकॉज ये जो है अभी रिसेंट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है ये पूरा इंसिडेंट्स, और किस तरीके से इंडिया को लॉज फ्रेम करने चाहिए और उसका जो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है वो इंश्योर करना चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। रशिया अर्थक्वेक ट्रिगर्स सुनामी वेव्स इन जापान US। So this is one of the strongest earthquakes ever recorded, struck off the Russia's sparsely populated Far East early on Wednesday, sending tsunami waves to Japan, Hawaii and the US west coast. So the several people were injured but non-gravely and no major damage has been reported. So this is a environmental topic, tsunami जो भी disasters होते हैं उससे रिलेट करता है, और आप उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर कर लीजिएगा कि क्या इंडिया की प्रिपेयर्डनेस है, NDRF SDRF का क्या रोल है। उसके अलावा इंटरनेशनल बेसिस पे भी इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या इन सब सिचुएशन से डील करने के लिए। So a tsunami height of 3 to 4 meter was recorded in Kamchatka, 60 centimeter on Japan's northern island of Hokkaido, while tsunami waves about 60 centimeter to 150 centimeter high reached San Francisco early on Wednesday. So the authorities have warned the risk from 8.8 magnitude earthquake that could last for hours, and millions of people potentially in the path of the waves were initially told to move away from the shore or seek high ground. So again I tell you कि डिज़ास्टर से रिलेट कर देता है, जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये आपका जोग्राफी में टॉपिक आ जाता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो इन मेंस कंसेप्ट। तो सुनामी क्या है, सुनामी का मैकेनिज्म आपको पूरा मालूम होना चाहिए, किस तरीके से ये इनिशिएट होती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है UN एंड अर्जेंट टॉक्स ऑन COP30 समिट कॉस्ट्स। अब ये जो कंटेक्स्ट है बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ क्या है। द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट ब्यूरो दैट इज़ UNFCCC had an urgent meeting in July 29 to address concerns over high accommodation cost for the upcoming COP30 summit in Belém, Brazil. So hotel quotes reaching $700 per person per night, raising fears that poorer nations may be priced out of the participation. So key issues क्या है,
Inequality in climate negotiations. Developing countries, especially in Africa and Global South, fear exclusion due to unaffordable logistics. Many nations like Netherlands and Poland are considering cutting delegations and or not attending at all. Host nations responsibility. Brazil is under the pressure to ensure inclusive participation and provide affordable alternatives. It is racing to add 18,000 beds and will use two cruise ships to create 6,000 extra beds. So, Brazil had promised to assist developing countries with accommodation under $220 per day, still above the UN's subsistence allowance of $149 per day. अब यूएन का स्टैंड क्या है इस पर? UNFCCC ने डिक्लाइन किया है डायरेक्ट कमेंट but has offered daily support allowances to nations with limited resources. So talks will resume August 11 to finalize solutions ensuring full participation. अब मैं यूपीएससी के सिग्निफिकेंस में बात करूँ तो इसका जो इम्पोर्टेंस आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर हो जाता है, डिप्लोमेसी आ जाता है एंड डेवलपिंग नेशंस की जो इकनॉमी है ये आ जाता है. सो मेंस में कैसे आ सकता है? Climate diplomacy must be inclusive to be effective. In light of COP30's logistical and financial challenges, discuss the need for equity in global environmental negotiations. So इस तरीके के questions आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिस्टोरिंग मैंग्रोव्स कैन टर्न द टाइड ऑन इंडियाज़ कोस्टल सिक्योरिटी. अब यहाँ पर मैंग्रोव्स की इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइड मैनेजमेंट और जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनसे डील करने के लिए. मैंग्रोव्स आर वेरी इफ़ेक्टिव. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल. उसके अलावा वो एक कहीं ना कहीं इकोसिस्टम भी बनाते हैं फॉर द स्पीशीज़ लिविंग ओवर देयर. सो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है. आप इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे कर लीजिएगा बिकॉज मैंग्रोव से रिलेट करके क्वेश्चंस यूपीएससी में ज्योग्राफी बेस्ड आ सकता है. So this was the last topic of the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.